हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं दो तरंगों का व्यतिकरण के बारे में और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसकी परिणामी तीव्रता को निकालेंगे। तो आइए पहले समझते हैं व्यतिकरण होता क्या है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ध्यान दें, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की, ठीक है, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम में विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होता है। ठीक है, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की, दोनों की आवृत्ति क्या है, एक ही है। ठीक है, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की, दोनों तरंग की आवृत्ति n है। ठीक है, एक ही आवृत्ति की कितनी तरंग है, दो तरंग हैं और एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, अध्यारोपण हो जाएगा, वो आपस में जुड़ जाएंगे। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होता है। परिणामी तीव्रता जो निकलता है उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं से क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है। तो जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होता है। क्या होता है, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक पाई जाती है। माध्यम के कुछ बिंदुओं पर क्या होता है, परिणामी तीव्रता जो होगी वह बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर बहुत कम अथवा शून्य रहती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता जो है बहुत अधिक हो जाती है, जबकि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर बहुत कम या शून्य रहती है। इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। यही घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है, इंटरफेरेंस कहलाती है। तो जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, ठीक है, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि कुछ बिंदुओं पर बहुत कम या शून्य रहती है। ठीक है, इस घटना को व्यतिकरण कहलाते हैं, इस घटना को इंटरफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम रहती है, जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता लगभग शून्य होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो व्यतिकरण कितने तरह के हो गए, दो तरह के, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण कहाँ बनेगा, जिस बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होगी, जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होगी वहां पे संपोषी व्यतिकरण होगा, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता लगभग शून्य होगी वहां पर विनाशी व्यतिकरण हो गया। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की, आवृत्ति क्या है, एक ही है, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होता है। माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है, जबकि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बहुत कम अथवा शून्य रहती है। इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है।
जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता लगभग शून्य होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं इसकी परिणामी तीव्रता क्या होगी। ठीक है, यह जो व्यतिकरण हो रहा है समपोषी और विनाशी व्यतिकरण, इसकी परिणामी तीव्रता को हम लोग अब निकालेंगे और देखेंगे कहां पर विनाशी होगा और कहां पर समपोषी होगा। तो ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और परिणामी तीव्रता का मान निकालेंगे। ठीक है, हमें निकालना है परिणामी तीव्रता। ठीक है, परिणामी तीव्रता। तो आवृत्ति क्या थी, समान थी, मान ले रहे हैं, माना समान आवृत्ति n। ठीक है, माना समान आवृत्ति n तथा आयाम। ठीक है, आयाम क्या है, आयामों अलग अलग, A1 व A2 आयाम क्या हो गए, अलग अलग हो गए। माना समान आवृत्ति n तथा आयाम A1 व A2 की दो प्रगामी तरंगें, दो प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में, एक ही दिशा में संचरित होती हैं, एक ही दिशा में संचरित होती हैं। ठीक है, आपने क्या माना कि माना समान आवृत्ति n तथा आयामों A1 और A2, आयाम अलग अलग है कि दो प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं। ठीक है, किसी क्षण t पर माध्यम के, किसी क्षण t पर माध्यम के किसी बिंदु पर, ठीक है, इन तरंगों के कारण विस्थापन, इन तरंगों के कारण विस्थापन y1 तथा y2 है। तो ठीक है, तो आपने क्या माना, माना समान आवृत्ति n तथा आयाम A1 और A2 की दो प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं किसी क्षण t पर माध्यम के किसी बिंदु पर इन तरंगों के कारण विस्थापन y1 तथा y2 है। तो इसका समीकरण क्या होगा, तो इसका समीकरण आप देखें ध्यान से, विस्थापन y1 y2 है तो आपका समीकरण होगा y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी। y1 बराबर क्या होगा, A1 साइन ओमेगा टी, और y2 बराबर क्या होगा, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, यह हो गया पहले तरंग का विस्थापन y1 का मान A1 साइन ओमेगा टी, और यह हो गया दूसरे तरंग का विस्थापन y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, यहाँ पे फाई क्या है, कलांतर है। ठीक है, फाई क्या है, कलांतर है। अब आपको अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देना है इस पे और परिणामी तीव्रता को निकालना है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर y1 धन y2। ठीक है, परिणामी तीव्रता क्या होगी, जुड़ जाएगी, y बराबर y1 धन y2 हो जाएगा। ठीक, अब मान रखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 का मान कितना है, A1 साइन ओमेगा टी, प्लस y2 का मान रखें क्या है, A2 साइन ओमेगा टी प्लस
फाई। ठीक है, परिणामित तीव्रता हम लोग निकाल रहे हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत लागू कर दिए, y बराबर y1 धन y2, y1 का मान रख दिए a1 साइन ओमेगा टी और y2 का मान रख दिए a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक, अब दोस्तों एक फार्मूला होता है, देखिए ध्यान से, एक फार्मूला होता है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, यह होता है साइन a कास बी, साइन a कास बी प्लस कास ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। उस फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करेगा, यहाँ देखो ध्यान से, यह है आपका साइन ए, इसको ए है और यह बी मान लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस ए टू बाहर रह जाएगा, इस पर फार्मूला लगा दें, साइन ओमेगा टी प्लस फाई मतलब साइन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए का मान ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कास बी का मान फाई। ठीक है, ये हो गया प्लस कास ए मतलब कास फाई, कास ए का है ओमेगा टी है ना, हाँ, तो कास ओमेगा टी और इंटू साइन बी क्या है, फाई है। ठीक है, तो ये आप साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाया, तो साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी इंटू कास बी, तो कास फाई प्लस, ठीक है, कास ए मतलब कास ओमेगा टी इंटू साइन बी मतलब साइन फाई। ठीक है, ये अप्लाई हो गया यहाँ पे फार्मूला। अब इस a2 को अंदर गुणा कर दें तो आ जाएगा y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कास फाइव प्लस, यहाँ पे a2 इसमें आ जाएगा, इसमें भी गुणा हो जाएगा, a2 कास ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ठीक है, यह हो गया आपका। अब आगे देखें ध्यान से, कुछ कॉमन ले लेते हैं, y बराबर साइन ओमेगा टी इसमें भी है, साइन ओमेगा टी इसमें भी है, दोनों में है, तो कॉमन ले रहे हैं। ठीक, बचेगा क्या, a1 और यहाँ बचेगा a2, ठीक है, और कास फाइव, a1 a2 कास फाइव बचेगा, और कॉमन क्या हो गया था, साइन ओमेगा टी, यह कॉमन हो गया था प्लस। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ पे देखें a2 और साइन फाइव, कास ओमेगा टी यहाँ पे कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें कास ओमेगा टी को। ठीक है, कास ओमेगा टी को बाहर लग लें और a2 साइन फाइव को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, a2 साइन फाइव ब्रैकेट में लिख दिए और कास ओमेगा टी को बाहर लिख दिए। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही आ जाएगा आपका, a2 साइन फाइव कास ओमेगा टी आ जाएगा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे हम मानते हैं, ध्यान दें, माना a1 प्लस a2 कास फाइव बराबर a cos थीटा, समीकरण नंबर 1। क्या हमने माना, a1 प्लस a2 कास फाइव बराबर a cos थीटा, समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर मानते हैं, और a2 साइन फाइव बराबर a साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, a2 साइन फाइव क्या मान लिए, a2 साइन फाइव a साइन थीटा मान लिए, और a1 प्लस a2 कास फाइव मान लिया a कास थीटा, समीकरण 1 और 2। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। y बराबर क्या हो गया आपका, y बराबर a1 प्लस a2 कास फाइव को क्या माने हैं, a कास थीटा माने हैं, तो इसके जगह a कास थीटा रखें, a कास थीटा। ठीक है, और यह साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाइव को क्या माने हैं, a साइन थीटा, a साइन थीटा इंटू
कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी। ठीक है, अब जो है इसमें से ए जो है दोनों में है तो ए को कॉमन ले लें। अब ध्यान दें यहाँ पे ए साइन, यह एक फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला क्या बन रहा है अब समझा रहे हैं आपको। y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला यह बन रहा है। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो हमने क्या किया, ए पहले कॉमन ले रहे हैं, उसके बाद हम बता दे रहे हैं आपको। ए कॉमन हो जाएगा, दोनों में है। ठीक है, ये दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ओमेगा टी कास थीटा और प्लस कास ओमेगा टी साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसमें भी कॉमन लग दिए और साइन ओमेगा टी कास थीटा और प्लस कास ओमेगा टी साइन थीटा, ये कॉमन हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं y बराबर ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस थीटा, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ध्यान दें यहाँ पे साइन ए प्लस बी का यह फार्मूला है, यह साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ठीक है, यह आ रहा था इसलिए इसको हमने साइन ए प्लस बी के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो यहां तक आए, यहां तक बात क्लियर है। फिर से समझ लें, फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो। देखें ध्यान से। परिणामी तीव्रता आप निकाल रहे हैं तो माना आवृत्ति क्या है, समान है, और कितनी है, n है। माना समान आवृत्ति n तथा आयाम a1 और a2 की दो प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं। किसी क्षण t पर, किसी समय t पर माध्यम के किसी बिंदु पर इन तरंगों के कारण विस्थापन y और y2 है। विस्थापन कितनी है, y और y2 है। ठीक है, तो हम समीकरण लिखते हैं y1 बराबर, तो a1 साइन ओमेगा टी हो जाएगा और y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां फाई क्या है, कलांतर है। अध्यारोपण का सिद्धांत, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा, y बराबर y1 धन y2 हो गया। ठीक, अब y1 और y2 का मान धर के ऐड करें, y1 y2 का मान रखें और इसको ऐड किया जाए। ठीक है, y1 y2 का मान यहाँ रखें, तो y बराबर y1 का मान a साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है, प्लस किसका मान, y2 का मान, y2 का मान a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यह हो गया। अब यहाँ पे ठीक है, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 बाहर कर लिए और ब्रैकेट में यहाँ पे फार्मूला लगा दिए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अर्थात साइन a प्लस बी का फार्मूला। साइन a प्लस बी, यह हमारा a है और यह b है, तो क्या हो जाएगा, साइन a कास b प्लस कास a साइन b। तो साइन a कास b प्लस कास ए साइन बी, यह हमारा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे y बराबर a1, देखे ध्यान से, साइन ओमेगा टी a2 का अंदर गुणा कर दिए, a1 साइन ओमेगा टी और a2 का अंदर गुणा कर दिए a2 साइन ओमेगा टी इंटू कास फाई प्लस a2 का अंदर गुणा हुआ a2 कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई, यह हो गया। अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी दोनों में है तो कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी कॉमन हो गया, तो बच गया क्या, a1 प्लस a2 कास फाई, यह बच गया ब्रैकेट में, प्लस यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, a2 साइन ओमेगा टी, ठीक है, a2 साइन फाई को ब्रैकेट में कर दे रहे हैं और कास ओमेगा टी को बाहर कर दे रहे हैं। a2 साइन फाई को ब्रैकेट में और कास ओमेगा टी को बाहर कर दिए। ठीक, अब यहाँ पे मान ले रहे हैं कि a1 प्लस a2 कास फाई बराबर a कास थीटा, a1 प्लस a2 कास फाई बराबर a कास थीटा और a2 साइन फाई बराबर a साइन थीटा। ठीक, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब यहाँ पे मान रखें तो y बराबर a1 प्लस a2 कास फाई की जगह क्या लिखेंगे, a कास थीटा, तो इसके जगह लिख दिए a कास थीटा। ठीक है, यह हो गया। साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई की जगह क्या लिखेंगे, a साइन थीटा और इंटू कास ओमेगा टी, यह हो गया। अब a दोनों में है तो a कॉमन कर लिए,
तो बच गया साइन ओमेगा टी को पहले लिख दे रहे हैं, साइन ओमेगा टी डॉट कास थीटा प्लस, ठीक है, कास ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अब यह हमारा फार्मूला किसका है, साइन ए प्लस बी का है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं। और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को जब ए प्लस बी फार्मूला लगाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब जो है समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ते हैं, तो यह हमारा जो परिणामी तीव्रता क्या निकल गया, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यह हमारा परिणामी तीव्रता निकल गया, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर यह हमारा समीकरण 1 है, ठीक है, और 2 है ए कास थीटा और ए साइन थीटा, और यहाँ पे है a1 प्लस a2 कास फाई और a2 साइन फाई। इन दोनों को वर्ग करके ऐड करना है, तो देखें ध्यान से, समझें। ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 क्या हमारा है, समीकरण 1 है हमारा, यहां लिखते हैं ऊपर पहले, यहां a1 प्लस a2 कास फाई बराबर है ए कास थीटा, ए कास थीटा, यह हमारा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है a2 साइन फाई, a2 साइन फाई बराबर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, यह समीकरण नंबर 2 है। क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। तो पहले इसको इधर करते हैं, इसको इधर से, तो ए का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और कास का हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, प्लस इसको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यह इसको वर्ग करें, क्या है a1 प्लस a2 कास फाई का स्क्वायर प्लस यह क्या है a2 साइन फाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को वर्ग कर दिए, जोड़ दिए। फिर इधर को वर्ग करें, a1 प्लस a2 कास फाई का वर्ग कर दिए और a2 साइन फाई का वर्ग कर दिए और दोनों को जोड़ दिए, ठीक। अब आगे इसको सॉल्व करें, देखें ध्यान से। अब इसमें ए स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका ए स्क्वायर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा साइन कास स्क्वायर थीटा, चाहे पहले साइन स्क्वायर थीटा लिखें चाहे कास स्क्वायर थीटा लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख दे रहे हैं, आप प्लस कास स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा दे रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a1 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, ठीक है, a2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई, ठीक है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अब प्लस 2 a1 a2 क्या है a2 कास फाई है, 2 a1 a2, ठीक है, तो हो गया a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2, ठीक। अब इसको प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो ये इसमें हमने फार्मूला लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, और इसका स्क्वायर कर दिए तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो गया, ठीक। अब जो है ध्यान दें, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा केवल इधर ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर बच जाएगा और यह हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इधर क्या बच गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ठीक है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखें, ध्यान दें यहाँ पे यह देखें और इसको देखें। a2 स्क्वायर का स्क्वायर फाई, यहाँ है a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ से हमने a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो क्या बच गया हमारा साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई, ब्रैकेट में हो गए ये दोनों में से। ठीक है, और यहाँ बच गया है क्या प्लस 2a1 a2 कास फाई प्लस 2a1 a2 कास फाई प्लस 2a1 a2 कास फाई। ठीक, अब हमारा हो गया ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यह साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस 2a1 a2 कास फाई प्लस 2a1 a2 कास फाई। ठीक है, तो यह हमारा मिल गया ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक कैसे सॉल्व हुआ देखे ध्यान से। समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, तो आप माने थे समीकरण नंबर 1 a1 प्लस a2 कास फाई बराबर a कास थीटा। a1 प्लस a2 कास फाई बराबर क्या माने थे a कास थीटा माने थे आप। a1 प्लस a2 कास फाई, a1 प्लस a2 कास फाई बराबर a कास थीटा, और a2 साइन थीटा बराबर माने थे a2 साइन फाई बराबर माने थे a साइन थीटा। समीकरण नंबर 2, इन्हीं दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ा गया है। ठीक है, यह पहला समीकरण था a1 प्लस a2 कास फाई बराबर a कास थीटा, समीकरण 1, और दूसरा था a2 साइन फाई बराबर a साइन थीटा, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, तो वर्ग करें, पहले इस पक्ष को कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका वर्ग करें तो a1 प्लस a2 कास फाई का वर्ग प्लस a2 साइन फाई का वर्ग, जोड़ना है, बीच में प्लस कर दिए। अब यहाँ पे दोनों में ए स्क्वायर है, कॉमन ले लिए, तो यह हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया a1 प्लस, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो यह हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से यह हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका स्क्वायर करेंगे a2 साइन फाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 हो गया इसके जगह पे। इधर आपका a1 स्क्वायर और इन दोनों में a2 स्क्वायर दोनों में है, तो कॉमन ले लिए, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई ब्रैकेट में हो गया, अब प्लस 2a1 a2 कास फाई। अब ध्यान दें ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कास स्क्वायर फाई 1 हो जाएंगे, और प्लस 2a1 a2 कास फाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख, ठीक है, तो हमारा मिल गया ए स्क्वायर बराबर, हमारा क्या मिल गया, हमें मिल गया ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई। ठीक है, ये हमारा फार्मूला मिल गया। अब ध्यान दे यहाँ से, अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है, अब के से दोनों ओर गुणा करते हैं, क्या करते हैं, के से दोनों ओर गुणा करते हैं, तो ध्यान दें, के से दोनों ओर गुणा करने पर, ठीक है, के से दोनों ओर गुणा करने पर, यह हमें एक फार्मूला मिला था, इसको ब्रैकेट में बंद कर लें, के से दोनों ओर गुणा करने पर, तो के से दोनों ओर गुणा करें तो क्या हो जाएगा, इधर के ए स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर बराबर, इधर गुणा करेंगे के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, 2 के a1 a2 कास फाई, यह हो जाएगा, के से गुणा कर दें, के ए स्क्वायर बराबर के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2 के a1 a2 कास फाई।
ठीक है। अब ध्यान दें, के ए स्क्वायर बराबर के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, उसके समझिएगा ध्यान से। हाँ, टू, यह जो है आपका टू के ए वन ए टू कास फाई, टू के ए वन ए टू कास फाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, टू अंडर रूट के ए वन स्क्वायर इंटू अंडर रूट के ए टू स्क्वायर कास फाई, कास फाई। ठीक है, देखें यहाँ पे टू के ए वन, टू के ए वन ए टू को ऐसे लिख सकते हैं, टू अंडर रूट के ए वन स्क्वायर इंटू अंडर रूट के ए टू स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट के ए वन स्क्वायर इंटू अंडर रूट के ए टू स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट के स्क्वायर ए वन ए टू का स्क्वायर आ जाएगा, तो बाहर निकल के ए वन ए टू हो जाएंगे। ठीक है ना, इसको हम इस रूप में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जो तीव्रता होती है आई, तीव्रता आई जो होती है, आई वह आयाम के प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होती है। ठीक है ना, तीव्रता आई आयाम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तीव्रता आई क्या होती है? आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जब इसको इक्वल टू करते हैं तो एक नियतांक आता है के, तो आई बराबर के ए स्क्वायर हो जाएगा, आई बराबर के ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो के ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। तीव्रता जो होती है वह आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। ठीक है, चूंकि तीव्रता आई आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है, तो आई अनुपाती ए स्क्वायर, तो बराबर लिखेंगे तो आई बराबर के ए स्क्वायर, तो के ए स्क्वायर की जगह हम आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? के ए स्क्वायर यहाँ आया है, के ए स्क्वायर यहाँ पे आया हुआ है, तो इसके जगह क्या लिखेंगे? आई। ठीक है ना, आई बराबर के ए वन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? आई वन। ठीक है, अब प्लस के ए टू स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? आई टू। ठीक है, अब प्लस टू, ठीक है, यह हो जाएगा आपका अंडर रूट आई वन, ठीक है, इंटू अंडर रूट आई टू, ऐसे लिख सकते हैं कास फाई, कास फाई। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि आई, तीव्रता आई प्रोपोर्शनल होता है आयाम के स्क्वायर के, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, या आई बराबर के ए स्क्वायर। तो उस तरह से के ए स्क्वायर की जगह हो गया आई, और के ए वन स्क्वायर की जगह हो गया आई वन, और के ए टू स्क्वायर की जगह हो गया आई टू, और टू अंडर रूट के ए वन स्क्वायर की जगह हो गया अंडर रूट आई वन, और इंटू अंडर रूट के ए टू स्क्वायर की जगह हो गया अंडर रूट आई टू, और कास फाई। ठीक है, तो यह हमें, अब इसको एक साथ हम लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा आई बराबर आई वन प्लस आई टू, ठीक है, प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू, अंडर रूट आई वन आई टू कास फाई। यह हमें फार्मूला मिल गया। ठीक है, आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कास फाई। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक है, तो हमें परिणामी तीव्रता का सूत्र मिल गया, आई बराबर आई वन धन आई टू, ठीक है, प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कास फाई, यह हमारे परिणामी तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता उन बिंदु पर मिलने वाली दो तरंगों के बीच कालांतर फाई पर निर्भर करता है। दो तरंगों के बीच कास फाई आया है ना, इसका मतलब कालांतर फाई पर निर्भर करता है। ठीक है, आपने कैसे प्रूव किया?
ठीक है, तो फिर से रिवीजन कर लें, ध्यान से रिवीजन कर लें फास्ट। परिणामी तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? परिणामी तीव्रता। तो आपने माना समान आवृत्ति n तथा आयाम a1 a2 की दो प्रगामी तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हैं। किसी समय t पर, किसी क्षण t पर माध्यम के किसी बिंदु पर इन तरंगों के कारण विस्थापन y1 और y2 है। विस्थापन y1 बराबर a sin ओमेगा t, विस्थापन y2 बराबर a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। ठीक, अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर y1 धन y2, y बराबर y1 का मान a1 sin ओमेगा t प्लस y2 का मान a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। अब यहाँ पे ठीक है, y बराबर a1 sin ओमेगा t प्लस a2 बाहर कर लिए और इस पर sin ओमेगा t प्लस फाई पे फार्मूला लगा दिए sin a प्लस b का, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यह हो जाएगा आपका sin a sin ओमेगा t इंटू cos b तो cos फाई प्लस cos a मतलब cos ओमेगा t प्लस ठीक है sin b मतलब sin फाई, यह हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे y बराबर, अब दोनों में sin ओमेगा t है तो sin ओमेगा t कॉमन ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई और sin ओमेगा t कॉमन हो गया, प्लस यहाँ पे a2 sin फाई को ब्रैकेट में कर दे रहे हैं और cos ओमेगा t को बाहर कर दिए। ठीक, अब हम जो है मान रहे हैं कि a1 प्लस a2 cos फाई बराबर a cos थीटा, a1 प्लस a2 cos फाई बराबर a cos थीटा और a2 sin फाई बराबर a sin थीटा। ठीक, अब यहाँ पे रख रहे हैं सूत्र में, तो हमारा क्या हो गया y बराबर a1 प्लस a2 cos फाई की जगह पे a cos थीटा हो गया और sin ओमेगा t हो गया, प्लस a2 sin फाई की जगह पे a sin थीटा हो गया और cos ओमेगा t हो गया। ठीक, दोनों में a है कॉमन ले लिए तो y बराबर a कॉमन हो गया, तो यह हो गया sin ओमेगा t इंटू cos थीटा प्लस cos ओमेगा t इंटू साइन थीटा। इसका मतलब यह फार्मूला है sin a प्लस b का, तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर a sin ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, क्या आ गया y बराबर a sin ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, यह हमारा अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विस्थापन निकल गया, परिणामी विस्थापन निकल गया। परिणामी विस्थापन y बराबर कितना आया a sin ओमेगा t प्लस थीटा, a sin ओमेगा t प्लस थीटा। यह क्या है हमारा? यह है हमारा परिणामी विस्थापन, परिणामी विस्थापन का मान है। ठीक है, y बराबर a sin ओमेगा t प्लस, ठीक है a sin ओमेगा t प्लस थीटा, परिणामी विस्थापन। ठीक है, अब आगे जो है जो समीकरण 1 और 2 माने हैं उसको वर्ग करते हैं, तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, तो यह हमारा a1 प्लस a2 cos फाई बराबर a cos थीटा समीकरण 1 था, a2 sin फाई बराबर a sin थीटा समीकरण 2 था। समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो वर्ग करें a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा वर्ग हो गए, दोनों जोड़ दिए बराबर, इधर भी ब्रैकेट में a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर हो गया प्लस a2 sin फाई का स्क्वायर हो गया, दोनों को जोड़ दिए। अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर दोनों में है कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा पर cos स्क्वायर ब्रैकेट में हो गए, यहाँ पे फार्मूला लगा दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2 a1 a2 cos फाई प्लस इसका स्क्वायर करें तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो गया। ठीक, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा अब बराबर, और यहाँ पे आपका a1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है, तो इन दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन हो गए, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई हो गया और प्लस यह 2a1 a2 cos फाई हो गया। ठीक, अब यह 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और यह साइन स्क्वायर फाई cos स्क्वायर फाई 1 हो गए प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक, अब a बराबर a स्क्वायर बराबर तो a1 स्क्वायर यह हो गया आपका a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, अब k के दोनों ओर गुणा करते हैं, k से दोनों ओर गुणा करते हैं, तो यह k में इधर गुणा करेंगे k स्क्वायर हो जाएगा, इधर k का करेंगे k1 स्क्वायर, k a1 स्क्वायर इधर करेंगे k a2 स्क्वायर, इधर k का करेंगे तो 2k a1 a2 cos फाई हो जाएगा। ठीक, अब जो है k a स्क्वायर बराबर k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस
टू, अब यहाँ पे के A1 A2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के A1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट के A2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे यही हमारा आएगा के A1 A2 और बाहर cos फाई। ठीक, अब आप जानते हैं कि तीव्रता जो होती है आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है, आई जो है आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। ठीक है, तो परिणामित तीव्रता आई बराबर क्या हो जाएगी, के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर। तो के ए स्क्वायर की जगह परिणामित तीव्रता आई हो गई, के A1 स्क्वायर की जगह I1 हो गया, के A2 स्क्वायर की जगह I2 हो गया, प्लस 2 अंडर रूट के A1 स्क्वायर की जगह अंडर रूट I1 हो गया, अंडर रूट के A2 स्क्वायर की जगह अंडर रूट I2 हो जाएगा और cos फाई हो जाएगा। ठीक, अब इसको एक साथ लिख सकते हैं अंडर रूट I1 और अंडर I2 को, तो परिणामित तीव्रता I बराबर क्या हो जाएगा, परिणामित तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ठीक है, तो यहाँ पे के क्या है, नियतांक है। यदि व्यतिकारी तरंगों का अलग अलग तीव्रताएं जो हैं I1 और I2 हैं, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। अर्थात किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता उस बिंदु पर मिलने वाली दोनों तरंगों के बीच कालांतर फाई पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को। तो ध्यान से आप समझिएगा कब समपोषी व्यतिकरण होगा और कब विनाशी व्यतिकरण होगा। पहले हम शुरू करते हैं समपोषी व्यतिकरण को। समपोषी व्यतिकरण, ठीक है, समपोषी व्यतिकरण किसी बिंदु पर ठीक है अधिकतम तीव्रता, किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता, ठीक है, किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता को ही क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण। अर्थात समपोषी व्यतिकरण, ठीक है, के लिए cos फाई बराबर क्या होगा, +1। किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता अर्थात समपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, अर्थात +1 कब कब होगा, अर्थात फाई बराबर, ठीक है, 0 पर। cos 0 डिग्री बराबर +1 होता है, फाई बराबर 0 डिग्री पर और 2 पाई डिग्री पर और 4 पाई डिग्री पर। ठीक है, 2 4 6 इस तरह से cos फाई का मान 1 आएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं फाई बराबर 2m पाई पर, फाई बराबर 2m पाई पर, जहां, ठीक है, जहां m बराबर क्या है, 0 1 2 यह हो सकता है। ठीक है, जब 0 रखेंगे m के जगह पे तो फाई बराबर 0 हो जाएगा, जब 1 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, जब 2 रखेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, जब 3 रखेंगे तो 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, तब जो है, तब समीकरण, ठीक है, कौन सा समीकरण, यह जो हमारा आया है परिणामी तीव्रता का समीकरण 5, इसको हम 5 मान ले रहे हैं। ठीक है, यह जो हमारा समीकरण आया था, यह वाला परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, इस समीकरण से। ठीक है, तब समीकरण, ठीक है, I मैक्सिमम होगा उस कंडीशन में, तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिकतम, I मैक्सिमम। ठीक है, क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 यह हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब cos फाई में फाई की वैल्यू +1 हो। अब +1 कब होगी, जब फाई 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, तब होगा। अर्थात फाई बराबर 2m पाई होगा, तब होगा, जहां m बराबर 0 1 2 3 होंगे। उस कंडीशन में I अधिकतम होगा, तीव्रता अधिकतम होगी, I मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1
I2 होगी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I मैक्सिमम बराबर, ठीक है, ब्रैकेट में अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो I मैक्सिमम को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तीव्रता जो अधिकतम आएगी I मैक्सिमम, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ये अधिकतम तीव्रता का सूत्र हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर के रूप में, या हम I मैक्सिमम को लिख सकते हैं बराबर के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अतः जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण करने वाली तरंगे एक ही कला में मिलती हैं, जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण करने वाली तरंगे एक ही कला में मिलती हैं, अर्थात उनके बीच जीरो 2 पाई 4 पाई कलांतर है, ठीक है, होता है, तो उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, और इसका मान कितना होता है, के ब्रैकेट में A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग, दोनों तरंगों के तीव्रताओं के योग, ठीक है, कितना होगा, के ब्रैकेट में A1 प्लस A2 का स्क्वायर से अधिक है। दोनों तरंगों की तीव्रताओं का योग जो है वह के A1 प्लस ए, ठीक है, के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर से अधिक होगा। किससे अधिक होगा, के ब्रैकेट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर से अधिक होगा तीव्रताओं का योग, I मैक्सिमम। ठीक है, I मैक्सिमम का मान के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर से अधिक होगा। इन बिंदुओं पर परिणामी आयाम जो होगा वो A1 प्लस A2 अर्थात दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होगा। इन बिंदुओं पर परिणामी आयाम जो होगा वह दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा समपोषी व्यतिकरण कब मिलेगा, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता अर्थात समपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई प्लस 1 होगा, अर्थात फाई बराबर 0 होगा, तब 2 पाई पे 4 पाई पे अर्थात फाई बराबर 2m पाई पे, जहां m 0 1 2 3 होगा। उस कंडीशन में हमारा अधिकतम तीव्रता I मैक्सिमम जो होगा वह I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 होगा, I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट 2 I1 I2 होगा। और उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं I मैक्सिमम बराबर ब्रैकेट में अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो I मैक्सिमम बराबर के, तो यह हो जाएगा हमारा अंडर रूट I1 की जगह A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा। अतः जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण करने वाले तरंगे एक ही कला मिलती हैं, अर्थात उनके बीच 0 2 पाई 4 पाई कलांतर होता है, उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, और जिसका मान के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर दोनों तरंगों के तीव्रताओं के योग अर्थात के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर से अधिक होता है। इन बिंदुओं पर परिणामी आयाम A1 प्लस A2 दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं विनाशी व्यतिकरण के बारे में। ठीक है, कौन सा, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, तो किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता, ठीक है, किसी बिंदु पर कैसी तीव्रता, न्यूनतम, किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता, ठीक है, न्यूनतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता मतलब विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, न्यूनतम तीव्रता मतलब विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, के लिए cos फाई बराबर -1, विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई बराबर क्या होगा, -1 होगा। अब -1 कब कब होगा, अर्थात फाई बराबर पाई 3 पाई
5 पाई, यह कंडीशन होगा। आई का मान पाई, 3 पाई, 5 पाई, ठीक है। अथवा इसको कह सकते हैं फाई बराबर 2m-1 पाई, ठीक है। फाई बराबर 2m-1 पाई, ठीक है। जहां m बराबर 1 2 3 यह लिखेंगे, ठीक है। तो जब 1 रखेंगे तो फाइव बराबर 2, m का मान 1, तो 2 - 1 मतलब 1 और पाई अर्थात पाई। और जब m का मान 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 2 4, और 4 में से 1 जा 3, 3 पाई, ठीक है। जब 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में से 1 जा 5, 5 पाई, अर्थात फाई का मान जब पाई, 3 पाई, 5 पाई यह होगा तो उस समय काश फाई का मान -1 आ जाएगा और उस कंडीशन में विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा, ठीक है। तो किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता अर्थात विनाशी व्यतिकरण के लिए काश फाई का मान -1 होगा। और -1 कब होगा? जब फाई का मान पाई, 3 पाई, 5 पाई होगा, ठीक है। तब हमारा समीकरण आई मिनिमम क्या होगा? उस कंडीशन में हमारा समीकरण आई मिनिमम क्या बनेगा, ठीक है। तो आई मिनिमम निकालते हैं, तो कुछ मिटाते हैं इसमें से। देखिए ध्यान से, इधर को मिटाए हम थोड़ा सा। हाँ, तो आई मिनिमम तीव्रता जो मिनिमम होगी वह कितनी होगी? तो आई मिनिमम जो हो जाएगी हमारी, हो जाएगी I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, ठीक है। तीव्रता जो कम से कम तीव्रता जो मिनिमम तीव्रता आएगी वह कितनी होगी? बराबर I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 होगी। इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में अंडर रूट I1 लगभग माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, या बराबर हो जाएगा के ब्रैकेट में A1 माइनस A2 का, ठीक है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह आई मिनिमम का सूत्र होगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। इसको बराबर अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं आई मिनिमम बराबर के A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अतः जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण करने वाली तरंगे विपरीत कलाओं में मिलती हैं, जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण करने वाली तरंगे विपरीत कलाओं में मिलती हैं, अर्थात उनके बीच कलांतर पाई, 3 पाई, 5 पाई होता है, उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, ठीक है। और इसका मान के A1 माइनस A2 का स्क्वायर दोनों तरंगों के तीव्रताओं के योग से कम होता है, ठीक है। इन बिंदुओं पर परिणामी आयाम कितना होगा? A1 माइनस A2। इन बिंदुओं पर परिणामी आयाम जो होता है A1 माइनस A2 दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। परिणामी आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। अब यदि दोनों तरंगों के आयाम बराबर हो, ठीक है। अगर दोनों तरंगों के आयाम बराबर हो अर्थात A1 बराबर A2 हो, ठीक है, तो इन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता शून्य हो जाएगी। इन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, ठीक है। कैसे हो जाएगी? कि यह जब बराबर हो जाएंगे तो इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो आई मिनिमम क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो यदि दोनों तरंगों का आयाम बराबर हो, ठीक है, तो चाहे आई मैक्सिमम हो चाहे आई मिनिमम हो, ठीक है, वह क्या हो जाएंगी? शून्य। तो यदि दोनों तरंगों का आयाम बराबर हो तो इन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता शून्य
हो जाएगी। ठीक है, तो यह आपने देखा आई परिणामी तीव्रता आई बराबर क्या सूत्र आपने पढ़ा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कास फाई। यह परिणामी तीव्रता का आप सूत्र पढ़े थे, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कास फाई। आई मैक्सिमम कितना मिला, तो आई मैक्सिमम आपको मिला है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। आई मिनिमम आपको कितना मिला, आई मिनिमम बराबर I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसमें। अब जो है कलांतर पथांतर थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, माना यह दो स्रोत हैं, दो स्रोत बना रहे हैं हम, देखे ध्यान से समझेंगे। यहां से हम फिगर एक ड्रा कर रहे हैं। यह दो सोर्स हैं S1 और S2। S1 S2 क्या है, दो स्रोत हैं। ठीक है, यहां से यह इसका लंब आर्धक है, बीच से निकल रहा है लंब आर्धक। यह हमें पॉइंट O ले लेते हैं। यह S1 से मिल रहा है और यह S2 से भी मिल रहा है, बीच में लंबार्धक हो गया। ठीक, तो ध्यान समझिएगा। माना S1 S2 दो तरंग स्रोत हैं। S1 S2 क्या है, दो तरंग स्रोत हैं। तो माना S1 व S2 क्या है, दो तरंग स्रोत हैं। S1 S2 क्या है, दो तरंग स्रोत हैं। ठीक है, जिनसे एक ही आवृत्ति की, परंतु जिनसे एक ही आवृत्ति की परंतु अलग अलग आयाम की, A1 A2, परंतु अलग अलग आयाम की सरल आवर्त तरंगे एक ही कला में निकल रही हैं। सरल आवर्त तरंगे एक ही कला में निकल रही हैं। ठीक है, तो माना S1 S2 दो तरंग स्रोत हैं जिनसे एक ही आवृत्ति की, जिनसे एक ही आवृत्ति की परंतु विभिन्न आयाम A1 A2 विभिन्न आयाम की सरल तरंगे एक ही कला में निकल रही हैं, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं। ठीक है, बिंदु O दोनों स्रोतों को मिलाने वाली रेखा के लंब अर्धक पे है। बिंदु O कहाँ पे है, दोनों स्रोतों को मिलाने वाली रेखा के लंब अर्धक पर है, लंब के आधे पर है। ठीक है, अतः S1 और S2 से चलने वाली तरंगे, S1 और S2 से चलने वाली तरंगे बिंदु O पर पहुंचने में बराबर दूरी तय करेंगी। लंबार्धक पे है, अर्थात S1 से और S2 से चलने वाली तरंगे बिंदु O पर पहुंचने पर बराबर दूरी तय करेंगी। ठीक है, अर्थात बिंदु O जो है, दोनों तरंगों के बीच पथांतर शून्य है। ठीक है ना, तो आपने देखा कि बिंदु O जो है, बिंदु O दोनों स्रोतों दोनों स्रोतों को मिलाने वाली रेखा के, ठीक है, लंब अर्धक पर है। बिंदु O क्या है, दोनों स्रोतों को मिलाने वाली रेखा के लंब अर्धक पर है। ठीक है, अतः S1 व S2 से चलने वाली, S1 और S2 से चलने वाली तरंगे बिंदु O पर पहुंचने में बराबर दूरी तय करती है।
ठीक है, ओ तक पहुंचने में बराबर दूरी तय करती है। अर्थात बिंदु ओ पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर शून्य है। पथ में अंतर जब दोनों समान दूरी तय कर रही है, इसका मतलब पथांतर शून्य है। ठीक है, S2O माइनस S1O बराबर क्या है? शून्य। पथांतर क्या है? शून्य है। एक सूत्र होता है, देखें, कलांतर। ठीक है, कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर। सूत्र क्या होता है? कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर। तो यहां पर दोनों S1O S2 समान दूरी तय कर रही हैं, इसलिए इनके बीच का पथांतर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। S2O माइनस S1O बराबर 0। ठीक है, आज ज्यों ही पथांतर शून्य होगा त्यों ही कलांतर भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, अतः बिंदु O पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर भी शून्य रहता है। ठीक है, पथांतर शून्य तो मल्टीप्लाई किए कलांतर भी शून्य हो गया। बिंदु O पर दोनों तरंगों के बीच में कलांतर भी शून्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात दोनों तरंगें एक ही कला में होंगी, एक ही कला में हैं। दोनों तरंगे क्या हैं? एक ही कला में हैं। ठीक है, इन बिंदु पर दोनों तरंगों के श्रृंग अथवा दोनों के गर्त एक साथ आते हैं। ठीक है, इस बिंदु पर दोनों तरंगों के श्रृंग या फिर गर्त एक साथ आते हैं, इसीलिए दोनों तरंग एक कला में हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? अतः बिंदु O पर परिणामी तीव्रता बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी। परिणामी तीव्रता क्या होगी? अधिकतम होगी। ठीक है, बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो आपने देखा कि पथांतर शून्य होने के कारण कलांतर भी क्या हो गया? शून्य हो गया। पथांतर शून्य होने से कलांतर भी क्या हो गया? शून्य हो गया।